एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सा पत्तन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। बताना है। चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम। तो इसका क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है, क्यों है ये पूरा आपको पढ़ना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन और बनेंगे। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत की पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखी गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि हाइड्रोजन है? ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, इसको पूरा अपन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखिए, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है? औद्योगिक कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा, कि रेडियो एक्टिव कचरा, कि खानों से प्राप्त कचरा? तो इसमें कौन सा आना है? डी, खानों से प्राप्त कचरा, याद रखना है। ठीक है, देखना है ये क्यों है। जल प्रदूषण के स्रोत हैं शहरों एवं कस्बों के मकान में निकला मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि नदियों, नालों, तालाबों तथा झीलों में गिरा दिया जाता है। फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT आदि। ठीक है, और खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है जबकि अन्य जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक है, अब देखना है ये वाला, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, के जल संसाधन विभाग, के सभी? ठीक है, तो ये क्या है? ये सभी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? डी। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, केंद्रीय जल आयोग एवं जल संसाधन विभाग तीनों द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तीनों द्वारा जारी किया जाता है। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? ये बताना है आप। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती? पानी के स्रोतों का रखरखाव, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना, कि ये सभी? ग्राम पंचायत क्या करती है? ये सभी कार्य करती है। देखो, अब इसको अच्छे से पढ़ना है। ग्राम पंचायत शासन की सबसे छोटी इकाई है। यह ग्राम स्तर पर कार्य करता है। इसके कार्य निम्न है: जल संसाधनों का रखरखाव करना, लाभार्थियों की पहचान करना, सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना, ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्कूलों का निर्माण करना। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? जब पर्यावरण का ह्रास होता है तब क्या होता है? भूस्खलन, वनों की आग, की बाढ़ एवं सूखा, ये सभी? तो इसमें क्या है? बाढ़ एवं सूखा होता है जब पर्यावरणीय ह्रास होता है तो। ठीक है, क्यों, कैसे होता है? देखो, यहाँ पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती हैं जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा आदि। ठीक है, सूखा होता है या बाढ़ आती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? केरल को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, कि मध्य प्रदेश को? ठीक है, तो इसको बताना है। इसका शायद सी है। इंदिरा गांधी नहर
राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल, पेयजल आदि की आपूर्ति संभव हो पाती है। ठीक है, आगे देखिए, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है जल जनित, जो जल से उत्पन्न है, डिप्थीरिया या डायरिया या टॉन्सिलिटिस की खसरा। तो जल जनित बीमारी का नाम क्या है? डायरिया। ठीक है, सी अतिसार, इसको अतिसार भी बोलते हैं। अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पेचिस, टाइफाइड, हैजा आदि जल जनित बीमारियां हैं। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों को न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण। ठीक है, रुकिए, अभी इसका हम बता रहे हैं पहले। देखिए, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूक हों तथा स्वयं को भावनात्मक रूप से पर्यावरण से जोड़ सकें। ठीक है, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में है? ठीक है, बताइए, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? ग्रीन ओलंपियाड, के वन महोत्सव, के पर्यावरण प्रदर्शनी, के पर्यावरण विद दिवस। तो इसमें याद रखना है कि क्या होगा? ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है कि इसमें क्या लेंगे अपन? ग्रीन ओलंपियाड लेंगे, वन महोत्सव नहीं। आगे देखिए, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये बताना है आपको। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये सबको पता होगा, 5 जून। ठीक है, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस थीम वाक्य क्या है? बीट प्लास्टिक प्रदूषण। मेजबान देश है भारत। विश्व पर्यावरण दिवस बीट वायु प्रदूषण। मेजबान देश है कौन सा है? चीन है। ठीक है, अब देखना है अगला क्वेश्चन। देखिए, विद्यालय की किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? विद्यालय में किस रणनीति का आयोजन किया जाए कि विद्यार्थियों के दिलो और दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो जाए? खेलकूद द्वारा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसेगामी क्रियाओं द्वारा, परीक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किस द्वारा? बी। ठीक है, पाठ्यक्रम और पाठ्यसेगामी क्रियाओं द्वारा। ठीक है, देखिए, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनकी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। ठीक है, आगे का देखना है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, की महिला सशक्तिकरण, की नागरिकों के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण विकास बताना है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा?
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। ठीक है, देखो भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे का ऑप्शन देखें। सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता है? इतिहास, राजनीति, भूगोल के व्यावसायिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता? नहीं लिखा है। भूगोल, इतिहास, राजनीति, ये तो तीनों नहीं रहते हैं, तो इसमें तो शायद व्यावसायिक अध्ययन होगा। ठीक है, देखो क्या रहता है। क्या है? डी। ठीक है, सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है, अब आगे देखना है कौन सा है। पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसमें अंक नहीं दिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य है कि संगीत है कि योग है कि ये सभी है? तो इसमें क्या है? ये सभी, इसमें अंक नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो तथ्य परक हो। मूल परक पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती। स्वास्थ्य, योग एवं संगीत मूल परक पाठ्यक्रम हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? पर्यावरण की समस्या कौन सी नहीं है? जल की बर्बादी, ये तो समस्या है। वनों का विनाश, ये भी है समस्या। भूमि अपरदन, ये भी क्या है? समस्या है। लेकिन जल का संरक्षण, ये समस्या थोड़ी है। जल का संरक्षण तो करना चाहिए ना। ठीक है, देखिए जल संरक्षण पर्यावरण समस्या नहीं है बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। ये सभी कार्य जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आता है, जैसे जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि का अपरदन। ठीक है, आदि। ठीक है, अब इसको देखना है अच्छे से। इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। पहले सिद्धांत नहीं है देखना है। ठीक है, नहीं वाला लिखना है। पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, ये भी हो सकता है ना। पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है? बी। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए ये क्या है? यह सिद्धांत नहीं है। ठीक है, देखिए पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली है। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी लोगों को शामिल करना चाहिए तथा संतुलित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? देखिए नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फूल उत्पादन से कि फल उत्पादन से। याद रखना है, जब श्वेत क्रांति आ तो दुग्ध लिखना है, और जब नीली क्रांति आ जाए तो देखना है कि जो समुद्र रहता है वो नीला सा रहता है ना, और उसमें सबसे ज़्यादा मछलियाँ रहती तो इसलिए इसे याद रखना है। मछलियाँ तो सब कहीं रहती हैं, ये तालाब में, कुएं में, लेकिन आपको समुद्र से याद रखना है कि वो नीला है। तो क्या है? नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन है। ठीक है, नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन है। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप ही आपको याद रखना है ये सभी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, हरियाली रहेगी तो क्या होगा? खाद्यान्न उत्पादन। जब खेतों में हरियाली रहेगी, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। पोमोलॉजी फलों का उत्पादन,
फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से याद रखना है, फ्लोरिकल्चर, फूल का उत्पादन। ठीक है, अब देखना है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है भूमि, समुदाय, परिवार के धर्म। भूमि, समुदाय, परिवार तो क्या पर्यावरण की घटक है, लेकिन धर्म तो अपन लोग बनाते हैं ना। ठीक है, नहीं इसमें क्या है, भूमि अलग है। क्यों? क्योंकि ये सभी वस्तुएं, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। इसमें देखिए क्या है, ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, रेल, मोटर आदि हमारे मानवीय सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। मानवीय पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। ठीक है, मानवीय लिखा है, हाँ यहाँ देखना है कि मानवीय पर्यावरण नहीं लिखा है, नहीं तो ये सही होता। मानवीय पर्यावरण यानी कि मानव द्वारा निर्मित जी। समुदाय भी है, धर्म भी है, देवी निर्मित है, परिवार भी, लेकिन भूमि क्या पर्यावरणीय घटक है, मानवीय नहीं। हमने ये नहीं देखा था। ठीक है, तो याद रखना मानवीय पर्यावरण आ जाए तो अपन को भूमि लिखना है कि घटक नहीं है। ठीक है, अब आगे और देखें, घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाक खाना, समुदाय, धर्म, मेला, उत्सव, नृत्य, कला आदि मानवीय पर्यावरण के अंग हैं। भूमि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक पर्यावरण है, मानवीय पर्यावरण नहीं। ठीक है, और ऑप्शन आपको बता रही है, रुको अभी 1 मिनट, पहले इसको ढक लें तभी तो। देखो यहाँ देखिए, द्रवित मेंगना से बने शैल चट्टान को कहते हैं, द्रवित मेंगना। ठीक है, द्रवित मेंगना से बने शैल चट्टान को कहते हैं क्या है, आग्नेय है। इसमें याद रखना है। ठीक है, इसको पढ़ना है, बहुत मोस्ट है ये। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा को मैग्मा भी कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात आग्नेय सेल का निर्माण करते हैं। इन्हीं सेलों से ताप, दाब तथा अपर्दन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? सूर्य की हानिकारक किरणों से हम बचाती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन की ऑक्सीजन। कौन बचाती है? ओजोन गैस। ओजोन का सूत्र क्या? O3, 3 अणु रहते हैं इसमें। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन O3 अणु का निर्माण होता है। ओजोन गैसों का स्तर एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वर्तमान में ओजोन परत के कमजोर हो जाने से पराबैंगनी लिखना है इसमें, पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं जो कई बीमारियों का कारण है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान CFC गैस से है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, तरल लिक्विड। ठीक है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं बादल, बिल्कुल गलत। हिम गलत। जलवाष्प की वर्षा। ठीक है, देखो जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे वर्षा कहते हैं। जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है तथा निम्न ताप के कारण पुनः संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है,
कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में कि गर्म और शुष्क रेगिस्तान जलवायु में कि ठंडी ध्रुवीय जलवायु में कि इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा है देखना है, कौन सा इसमें बी शुष्क है ना। शुष्क जब जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ कांटेदार क्या रहती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी के कमी के कारण यहाँ के पादप कटीली तथा झाड़ी युक्त होते हैं। वास्तव में मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली हो जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है एवं पौधा लंबे समय तक अपनी नमी बरकरार रख पाता है। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखना है अब। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय से, पटसन से, कपास से कि रबड़ से। ये पता होना चाहिए। सुनहरा रेशा क्या है, जूट यानी कि पटसन। पटसन को स्वर्णिम में सुनहरा रेशा कहा जाता है। पटसन का रेशा प्राकृतिक होता है और यह सारी दुनिया में पर्यावरण हितैषी उत्पाद के रूप में मंजूर किया जाता है। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, अब ये देखना है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के, शुक्र के, शनि के, मंगल। देखिए, आपको याद रखना है कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का भाई, या वो आ जाए क्या चमकीला ग्रह। ठीक है, तो इसमें क्या है, शुक्र है। ये जरूर आता है क्योंकि ऐसा ऑप्शन। पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र। ठीक है, देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। यह